भजनलाल कैबिनेट की कल अहम बैठक। कल शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। आचार संहिता समाप्ति के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक, वहीं शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। आचार संहिता समाप्ति के बाद पहली कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। राइजिंग राजस्थान को लेकर भी बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास संभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जन सुविधाओं को सशक्त समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए और नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा भी की। साथ ही उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। और अजमेर शरीफ दरगाह मामला तूल पकड़ चुका है। इस बीच बीजेपी के चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भी मामले पर रिएक्शन दिया। सीपी जोशी ने कहा कि कोर्ट के इस निर्णय का सभी पक्षों को स्वागत करना चाहिए। सीपी जोशी ने कहा कि हर पक्ष को सर्वे के फैसले का स्वागत करना चाहिए। वहीं सदन में विपक्ष के हंगामे पर भी सीपी जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। साथ ही दिसंबर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट को सीपी जोशी ने इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट बताया। विपक्ष की जमीन अब खिसक रही है। उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया और सदन में भी वही फ्रस्ट्रेशन, वही छटपटाहट उनकी रहती है। कैसे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। भारत विकसित भारत की ओर चौखट पे खड़ा है। इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे हो रही है। तो इन सब लोगों से, इस सारी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर विपक्ष बिना किसी मुद्दे के जानबूझकर सदन को बाधित करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। देखिए, हम तो लोअर कोर्ट के निर्णय को भी, माननीय न्यायालय के निर्णय को उसका स्वागत करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने जो निर्णय दिया है उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो सर्वे और जांच की बात कही थी उसके बारे में हम सब लोग देखें तो विदेशी आक्रांत और मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश और संस्कृति का क्षति पहुंचाने का काम किया है और कितने वर्षों तक इस देश में कई मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, कई जगह परिवर्तन करा दिए। तो ऐसे में किसी भी पक्ष को न तो खुश होने की जरूरत है, न नाराज होने की आवश्यकता है। अगर माननीय न्यायालय उसके सर्वे का और जांच का आदेश देता है तो सबको स्वागत करना चाहिए। भाग्यशाली है कि राजस्थान में देश दुनिया के इस इन्वेस्टर मीट में कई लोग आ रहे हैं और मैं सोचता हूं अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ये इन्वेस्टर मीट हो रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई दिनों से अपनी पूरी टीम के साथ देश और दुनिया का प्रवास स्वयं किया, लोगों को आमंत्रित किया और ये विश्वास दिलाया कि ये सरकार आपको सारी सुविधा मुहैया कराएगी। आप आइए, आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ उद्योग लगाइए, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की रेवेन्यू बढ़ेगी। और मैं सोचता हूँ ये जो राइजिंग राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान जो विकसित राजस्थान की थीम के साथ, उस उद्देश्य के साथ चल पड़ा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निश्चित रूप से सबको उत्साह देने वाला हो। विपक्ष की जमीन अब खिसक रही है। उन्होंने जनता का विश्वास। और राइजिंग राजस्थान को लेकर भी जानकारी बता दें, इससे पहले खबर एक और है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जयपुर में प्रताप नगर स्थित
जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में PSDCCI के तत्वाधान में आयोजित 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर विकसित राजस्थान पर एक दिवसीय सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान देवनानी ने कहा कि विकास के लिए शैक्षणिक वातावरण, मनोस्थिति और एकाग्रता का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढांचागत व्यवस्था को विकसित करने के लिए लक्ष्य तय करके कार्य आरंभ करना चाहिए। इससे विकास की गति को नई दिशा मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कृषि और पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। खबर जयपुर से है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 साल बाद सुनाई आरोपी को सजा। दुष्कर्म के मामले में आरोपी की अपील खारिज करते हुए सजा को बहाल किया गया है। आरोपी को जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करने के आदेश 1991 में 12 थाने में दर्ज हुआ था। दुष्कर्म के प्रयास का पूरा मामला 12 ADJ कोर्ट ने 18 दिसंबर 1991 को सुनाई थी 5 साल की सजा। फैसले के खिलाफ आरोपी ने दायर की थी हाईकोर्ट में अपील। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट प्रसादी समारोह कार्यक्रम हुआ। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष RR तिवाड़ी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमीन कागजी, जयपुर शहर के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, चारों अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष RR तिवाड़ी ने कहा कि आपसी शहर और भाईचारे के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। कुछ लोग देश को जाति धर्म में बांटना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा जोड़ने का काम करती है। खबर सिरोही से बता दें कि काकेंद्रा में मलेरिया से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। 15 दिन पहले हुई मौत के बाद कल राज्य मंत्री ओटाराम देवासी पहुंचे थे काकेंद्रा। पीड़ित परिवार को दी थी 11,000 की सहायता राशि। युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने राज्य मंत्री पर तंज कसा और कहा कि एक मृतक के हिस्से आए मात्र 3,666 रुपए। जिस जनता ने 36,000 वोटों से जिताकर मंत्री बनाया, उस जनता को सिर्फ 3600 रुपए की सहायता दी गई है। राजस्थान सरकार के आदरणीय मंत्री श्री ओटाराम जी देवासी सिरोही में जो भील समाज के परिवार के अंदर 3 बालकों की जो मौत हुई थी, उस मौत में बैठने गए और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन घरों के 3 चिराग बुझ गए, राजस्थान सरकार खुद उस परिवार के घर पहुंची और मात्र 11,000 रुपये की उनको सहयोग राशि प्रदान की। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो सिरोही की जनता ने माननीय ओटाराम जी देवासी को 36,000 से अधिक वोटों से जिताया और तीनों 11,000 अगर 3 बच्चों के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो मात्र 3666 रुपये एक बच्चे के हिस्से में आए। कल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के KCC टाउनशिप के लीज धारकों के बिजली बिलों में घोटाले में अब खुलासे होने लगे हैं। घोटाले की पूरी खेल में HCI के KCC प्रशासन की मिलीभगत सामने आ रही है। घोटाला उजागर होने के बाद एक कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला और किस पर टिकी हुई है शक की सुई। बिजली बिलों में घोटाले का यह खेल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की KCC आवासीय योजना के अधिकारियों ने अप्रैल 2023 में शुरू कर दिया था। बड़े शातिराना तरीके से अधिकारी कर्मचारी इस खेल को खेलते रहे, जिसकी भनक 18 महीने तक लीज धारकों को भी नहीं लगने दी। मामला तब सामने आया जब एक साथ लीज धारकों को 18 महीने का बिजली का बिल थमाया गया।
HCL कंपनी के KCC लीज क्वार्टरों के बिलों में बड़ा घोटाला। 250 से अधिक लोगों को 18 महीने का बिल सौंपा एक साथ। लाखों रुपए के बिल देखकर लीज धारकों के उड़े होश। लीज धारकों ने बिल के पैसे कंपनी के कर्मचारियों को सौंपे थे नगद। कंपनी के नियमों से KCC कर्मचारियों ने किया खिलवाड़। बिल हर महीने जमा करवाना पड़ता, नहीं तो दूसरे महीने ही जुड़ता है एरियर। कंपनी कर्मचारियों ने लीज धारकों से रुपए लेकर कर लिया गबन। करोड़ों रुपए का घोटाला आ सकता है सामने। लीज धारकों ने प्रशासन भवन के सामने पहुंचकर संशोधन करने की मांग। पूरे मामले पर लोगों का कहना है कि उनकी कोई राशि बकाया नहीं है, वे हर महीने नियमित रूप से जमा करवाते आ रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि अगर हर महीने बिल जमा नहीं कराए होते तो अगले माह के बिल में 2% प्रतिमाह ब्याज सहित जुड़कर आना चाहिए था, लेकिन पहले के बिलों में कोई राशि जुड़कर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर बड़ी बात यह है कि करीब 150 आवासीय मकानों की लीज रिन्यूअल की जा चुकी है। ऐसे में बकाया राशि देखे बिना ही रिन्यूअल आखिर कैसे कर दिया गया? पूरे प्रकरण पर कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर इतनी बड़ी हेराफेरी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब KCC प्रोडक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लीज धारकों ने KCC प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर आरोप लगाया। पिछले महीने बिल आया था 1200 कुछ रुपए का और इस महीने एकदम से बिल दे दिया 1,09,000 रुपए का। तो एक महीने में इतना बिजली कंजप्शन तो मेरा है नहीं, जूस की दुकान है और अब कोई कंपनी सुनवाई नहीं कर रही इस चीज़ की। अब क्या करे, कहाँ से भरेंगे बिल? और ये देख लो चाहे आप HCL के कर्मचारी क्या करें? HCL के कर्मचारी हम एप्लीकेशन मंगवाई है, एप्लीकेशन देके आए हैं, लेकिन अब क्या पता वो कब तक करें। 30 तारीख की बिल की लास्ट डेट है, कहाँ से भरें फिर बिल? किस प्रकार से बिल आपने जमा करवाया? रेगुलर जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही जमा करवाया है। ऑनलाइन रूप से या किसी व्यक्ति विशेष को दिए थे आपने? व्यक्ति विशेष को दिए थे HCL में। सुंदर कुमार, मेरी सैलून है सेंट्रल मार्केट में। पिछले महीने में 26/28 बिल आया था। इस महीने मुझे बिल आया 21 तारीख को आया मेरे पास मैसेज कि 1,26,888 रुपये बिल है। तो सर बताओ क्या करूं मैं? बिल कैसे जमा होगा? मेरी नाई की दुकान है और फिर कभी भी एरिया जोड़ के नहीं आया, कभी भी कि कभी आया हो। इस बार एक साथ जोड़ के आया है। इतना बिल एक साथ बंदा कहाँ से जमा कराएगा बताओ आप? बाल काटता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे मेरे बाप नौकरी करता है? आप बताओ क्या करूँ मैं? मामला उजागर होने के बाद KCC प्रोजेक्ट के उप महाप्रबंधक एस शिवदर्शी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मामले की जांच की जाए और अगर कंपनी का कोई भी कर्मचारी इस मामले में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस मामले में कल दुकानदारों के द्वारा एक समूह हमारे पास आया था और उन्होंने बताया कि हमारे जो बिल के जो एक्चुअल जो उनके द्वारा पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट का एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिखाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने हमें बताया और इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इस संज्ञान लेकर हम अपने विभागीय अधिकारियों को इस निर्देश दिया है कि इसके बारे में उचित वो जानकारी प्राप्त करें और इस तरह के क्यों इरेगुलरिटीज हुई है इसका तह में जाकर और इसकी पूरी जानकारी हम प्रेषित करें। इसके मामले में जो दोषी होगा उस पर कंपनी अवश्य कार्रवाई करेगी और दुकानदारों की जो समस्या है इस त्रुटि का भी समाधान करेगी। इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जाएगी। ये हमारी कुछ सिस्टम में कुछ जो हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और कुछ हमारे जो अदर जो इससे जुड़े हुए जो चीज़ हैं उन चीज़ों में कहीं पर कुछ गलतियाँ हुई है या कुछ एरर रहे हैं जिसके कारण कि इस मामले की जाँच की जा रही है और जहाँ पर इस चीज़ की पकड़ होगी हम उस त्रुटि को सुधारेंगे और चाहे इसके बारे में अगर किसी की संतलिप्तता पाई गई या किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंसी पाई गई या किसी की मिलीभगत पाई गई तो कंपनी उस पर भी अपनी आवश्यक के जो भी नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी। इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े घोटाले के बाद सब सकते में है। प्रारंभिक जांच में KCC अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका ही संदिग्ध दिखाई दे रही है, क्योंकि पीड़ित लीज धारकों ने हर महीने KCC प्रशासन के मार्फत अपना बिल जमा करवाया था। घोटाले और गबन के इस खेल की पड़ताल में अब तक सामने आया है कि टाउनशिप के अधिकांश लीज धारकों में से किसी के पास कभी भी पिछला बिल जुड़कर नहीं आया। अब एक साथ 18 माह के बकाया बिल निकाले गए हैं। इसमें KCC प्रोजेक्ट की कंप्यूटर विभाग व फाइनेंस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों पर शक की सुई टिकी हुई है।
अब सवाल ये है कि कब HCL कंपनी प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करता है और पीड़ितों को न्याय देता है। दूसरी ओर देखना यह भी होगा कि HCL प्रशासन इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करता है या फिर कागजी कार्यवाही कर मामले में लीपापोती की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2024 बैच के आरएएस अफसरों को जिला आवंटित किए गए हैं। 75 प्रशिक्षु आरएएस अफसरों को जिला आवंटित किए गए हैं। ओटीएस की ट्रेनिंग के बाद फील्ड अटैचमेंट 2024 के आरएएस अफसर को भेजा गया है जिलों में। अब ये अधिकारी फील्ड में जिलों में रहकर ट्रेनिंग करेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। – 2024 के आरएएस अफसरों को जिला आवंटित कर दिया गया है। 75 प्रशिक्षु आरएएस अफसरों को जिला आवंटन किया गया है। ओटीएस की ट्रेनिंग के बाद फील्ड अटैचमेंट 2024 बैच के आरएएस अफसर को जिलों में भेजा गया है। संवाददाता निरंजन चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निरंजन, 2024 बैच के आरएएस अधिकारियों को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ऋचा, अगर मैं बात करूं तो अभी तक की जो जानकारी है वो 2024 बैच के आरएएस अधिकारी हैं। करीब 75 जिनकी जो है अभी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर ओटीएस में, उनको जो है फील्ड में भेज दिया है। यानी कि 2 तारीख यानी 2 दिसंबर तक उनको फील्ड में अपना चार्ज जो है वो संभालना है और यहाँ पर डीओपी को अपनी डिटेल जो है चार्ज संभालने के बाद वो यहाँ पर भेजनी है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पूरे 75 हैं, उनको अलग अलग जिलों में, यानी कि जिले में जहाँ पर ऑलरेडी उपखंड अधिकारी हैं या फिर ऑलरेडी जो आरएएस अधिकारी लगे हुए हैं उनके साथ में काम करने का मौका इनको जो है वो दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग इनकी खत्म हो चुकी है, ट्रेनिंग इनकी ओटीएस में खत्म हो चुकी है, मगर अब जब नए जिलों में या फिर कहें तो इनको जिलों में नई जगह पर जो फील्ड में भेजा जा रहा है तो वहां पर उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए अगर बात करें तो 75 आरएएस अधिकारी हैं ट्रेनी, उनको जो है यहाँ पर फील्ड में जो है पोस्टिंग के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो ये अधिकारी अब फील्ड में कमान संभालेंगे, जिलों में रहकर अलग अलग जगह पर कमान संभाल कर जो है वहाँ की जिम्मेदारियों को निभाएंगे और वहाँ की जो उपखंड कार्यालयों में कार्य होते हैं उनको जो है वो संभालते हुए ऋचा नजर आएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका निरंजन, अधिक जानकारी देने के लिए। कांग्रेस कमेटी की ओर से दिवाली स्नेह मिलन और अन्नकूट प्रसादी समारोह कार्यक्रम हुआ। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आर तिवारी ने इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमीन कागजी, जयपुर शहर के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, चारों अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बहुरंगी देश है यहाँ। हिंदू जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम मुगल कब आए थे, मुझे नहीं मालूम अंग्रेज़ कब आए थे, लेकिन मैं इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूँ कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश आज़ाद हुआ, मैंने आज़ाद देश में मैंने खुली सांस ली। लेकिन इतिहास में पढ़ा है कि सनातनी धर्म था और सनातन देश था, आतताई आए और कब्जा करके बैठ गए। चुपती सी बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस तो 1885 में पैदा हुई, मुगल कब आए थे मुझे नहीं मालूम, अंग्रेज़ उसके पहले आ गए थे। उस समय कौन हमारे सनातनी तो था, यहाँ राजा था। कांग्रेस ने तो भारत को किसी की गुलाम करने नहीं दिया, हमारे सनातनी राजा ही तो थे। अब मैं क्या टिप्पणी करूं? कांग्रेस ने तो अंग्रेज़ों को और मुगलों को दोनों को विदेशी मान करके हमने तो आज़ादी प्राप्त करी। मुझे गर्व इस बात का कि मैं उस कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिनके ने। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के टोडली गांव में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट भी दे दी है और बताया कि आरोपियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला करके घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
दादाजी हमारी फैमिली का पुराना कोई मैटर था, उसको लेकर मेरे चाचा जी के ऊपर रात को उन्होंने पिकअप से हमला किया, टक्कर दी पहले तो उसमें, फिर उसको पड़ गया, उठाकर उसमें राडों से मार वगैरह लगाई। तो हम बादापुर के थाने में रिपोर्ट कराने गए रात को, तो रिपोर्ट अब रात को ही नहीं, उन्होंने बोला कि सुबह आना, सुबह रिपोर्ट हो जाएगी। तो चाचा जी मेरे पापा जी सब मिलकर सुबह रिपोर्ट लिखाने गए थाने में, तो मार्केट में जाकर पिकअप भर के ले गए, घर से उनको घेरा, मार्केट में घेरा उनको, पहले तो वो हाथ नहीं आए, वो भग गए, चौकी में लुक गए। फिर उनके बाद उन्होंने घर पे मौका देखकर हमारे दादाजी वगैरह और हम मम्मी वगैरह सब अकेली थी घर पे, थे घर पे हमला कर दिया। तो हम खेतों की साइड भागे, तो पीछे पीछे हमारे साइड भागे और फर्शी और टाँचों से हमारे दादाजी पर हमला किया, चाचा पे, इन पे 3-4 लोगों पे काफ़ी ज़्यादा हमला किया, सर में का। सिरोही से बड़ी खबर, सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ों को कुचला है। हादसे में करीब 3 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। डोडुआ और कालंद्री के बीच ये हादसा हुआ है।